नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 66 तक प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में और एसएससी और रीट वगैरह आरपीएससी वगैरह जिस भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित वो सभी के सभी कवर किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का समयकाल कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता निवास करती थी। 900 सालों तक ये इस सभ्यता का टाइम पीरियड रहा है। इससे पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता जिसका मैच्योर पीरियड कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है, यानी 600-700 साल उसका मैच्योर पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेदों की रचना इसी काल में हुई। वैदिक सभ्यता, इसको वेदों के कारण ही वैदिक सभ्यता बोला जाता है। इसके दो टाइम पीरियड रहे, ऋग्वैदिक काल था एक उत्तर वैदिक काल था। वेदों के अनुसार ही इसकी जानकारी मिलती है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का यदि कोई आपसे अर्थ पूछे तो उसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? इससे पहले की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता के लोगों को लोहे की नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस सभ्यता के लोगों ने लोहे की खोज की और उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा लोहे का प्रयोग किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र एक बहुत ही प्रमुख मंत्र है, रोज स्कूलों में जो गाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किसकी पूजा करता है? सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य भगवान से संबंधित एक देवी है जिनका नाम है सावित्री, उनको संबोधित है ये गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। किसने रचना की? विश्वामित्र ने। वेदों के रचनाकार कौन है? वेदों के रचनाकार वही हैं जिसने महाभारत की रचना की थी। वो कौन है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जिसका असली नाम है कर्षण द्वैपायन। वेदों की संख्या कितनी है? कुल 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। और क्रम से इनका पूछ लेता है कई बार, ये ट्रिक है इसकी। क्रम से वेदों के नाम क्या क्या हैं? 8वां प्रश्न, RYSA, ये ट्रिक है। सबसे पहले आर से बन जाता है ऋग्वेद, वाई से बन जाता है यजुर्वेद, एस से बन जाता है सामवेद, ए से बन जाता है अथर्ववेद। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आर यानी ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद और सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया। तो ऋषा नाम जरूर याद रखें, RYSA। वैदिक सभ्यता का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या बोलते हैं इसको? लो युगीन सभ्यता। इससे पहले की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि उस समय कांसा का धातु का यूज किया जाता था। कांसा धातु की खोज इस सभ्यता के लोगों ने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो आर्य सभ्यता भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसके मूल निवासी कौन थे? आर्य थे। इससे पहले की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे द्रविड़ लोग। वो मध्य सागरीय जो लोग हैं द्रविड़ लोग, वो उसके मूल निवासी थे। इसके मूल निवासी हैं आर्य लोग। आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में बस गए थे। वैदिक काल यानी सभ्यता के समय काल को 2 भागों में बांटते हैं, ये जरूर याद रखें। 1500 से लेकर 1000 BC तक का समय, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय कहलाता है पूर्व वैदिक काल। इसको ऋग्वैदिक काल भी बोल देते हैं, 2 नाम इसके हैं। और इसके बाद का समय कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 3 वेदों से संबंधित है। ऋग्वेद के बाद के 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद के बाद के यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, YSA, इन वेदों का टाइम पीरियड है ये उत्तर वैदिक काल। वैदिक लोगों का मुख्य पशु क्या था? गाय था इनका प्रमुख पशु। गाय को ये बहुत ज़्यादा पूजनीय मानते थे और प्रमुख दौलत भी क्या थी? गाय थी इन लोगों की। गाय के लिए ये लोग युद्ध भी लड़ते थे। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच।
12 का प्रश्न, वैदिक काल के मूल निवासी कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष या कुलीन। श्रेष्ठ पुरुष या कुलीन, उच्च वर्ग का जो पुरुष होता है, श्रेष्ठ पुरुष, उसको बोलते हैं आर्य। आर्य कहाँ से भारत में आए थे? मध्य एशिया से। ये मध्य एशिया, ईरान के आसपास से ये भारत में आए थे। ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है जैन अन्वेषता, वो और जो ऋग्वेद है उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है, ऋग्वेद दोनों ग्रंथों में। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, यह सबसे पहले किसने बताया था? मैक्स मुलर ने ये बताया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया से आर्य भारत में आए, ये सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स मुलर ने किया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? उस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन इनका मुख्य विषय है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों को एक और क्या बोल देते हैं? वेदांत भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए? इंद्र देवता के लिए किया गया है। युद्ध का देवता भी इसको गॉड ऑफ वार भी बोलते हैं, इंद्र को युद्ध का देवता बोलते हैं। और बारिश का देवता गॉड ऑफ रेन भी, इसको वर्तमान में भी यही संज्ञा दी जाती है इंद्र देवता को। देवताओं का राजा इसको कहा जाता है, स्वर्ग का राजा। नगर किले को तोड़ने वाला कहलाता है पुरंदर। तो इसका शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो पुरंदर कौन होता है? किले का विध्वंस करने वाला, किले को तोड़ने वाला, नगर को तोड़ने वाला। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरों में बसी हुई थी, तो उसका विनाशक इसी को माना जाता है, इंद्र देवता को। एक ही विदेशी इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों यानी किलों को नष्ट करने वाला पुरंदर ही है। उसने सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या इंद्र भगवान को माना है। तो इंद्र, मार्टिमर व्हीलर वगैरह कई इतिहासकारों ने इसको मत को समर्थन दिया है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, RYSA। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी। ऋषा नाम है, आप याद रखिए। यजुर्वेद उसके बाद, सामवेद उसके बाद, और अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जादू टोने का वेद या तंत्र मंत्र का वेद कौन सा कहलाता है? ये वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद में जो वेद लिखा गया है। इसको औषधि का वेद भी बोल देते हैं। और एक और पॉइंट याद रखें इसको, इसमें अथर्वा का अर्थ है पवित्र जादू। तो इसका मतलब में जादू आ रहा है, तो जादू टोना यानी तंत्र मंत्र का वेद इसको बोल देते हैं। इसका एक उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद इसी का उपवेद है। संगीत का वेद, ये उपनाम किस वेद को देते हैं? संगीत का वेद कहलाता है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद बोलते हैं। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सब पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और एक वेद है कर्मकांडों का वेद, कौन सा कहलाता है? यजुर्वेद को कर्मकांडों का वेद बोलते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराण कुल है 18 पुराण है। सबसे प्राचीन इनमें मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण, पुराण का अर्थ है पुराना। 21 का प्रश्न, वैदिक हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कुल 16 संस्कार पाए जाते हैं हिंदू धर्म में। सबसे पहला संस्कार माना जाता है गर्भाधान संस्कार, जब इंसान पैदा होने से पहले का संस्कार है ये। और सबसे लास्ट का संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, यानी उसकी अंतिम क्रिया जो होती है वो संस्कार सबसे बाद का संस्कार होता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किस नदी का नाम का वर्णन होता है? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है? इंडस, इंग्लिश में। और ये जब मध्य एशिया से भारत में आए थे तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश को वर्तमान में क्या बोलते हैं? पंजाब। इस जगह पर आकर बसे थे। और सिंधु नदी बहुत ही प्रमुख नदी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी भी प्रमुख नदी थी। मोहनजोदड़ो शहर इसी नदी के तट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है? सरस्वती नदी को। उस समय यही नदी प्रमुख नदी थी इनकी। इसी नदी, उत्तर वैदिक सभ्यता है वो सारी
इसी के आसपास फली फूली थी, सरस्वती नदी के आसपास। हरियाणा में इसका काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है सरस्वती नदी का। नेक्स्ट, ये पहले बता चुका हूँ, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता से संबंधित जो सावित्री हैं, सावित्री देवी हैं, उनको संबोधित है ये गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद के ये तीसरे मंडल में है। कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है, ये पॉइंट याद रहना चाहिए। और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में और 1028 सूक्त हैं इसमें। ये पॉइंट याद रखें, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में कुल, और 10 में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। अवेस्ता, जैन अवेस्ता एक धार्मिक पुस्तक है, और ऋग्वेद, इन दोनों में समानता है काफ़ी। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से देश से संबंधित है? ईरान से। ईरान मध्य एशिया में पड़ता है, वहीं से माना जाता है कि आर्य लोग भारत में आए और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को युद्ध में हराकर यहाँ पर अपनी सभ्यता, वैदिक सभ्यता स्थापित की थी। नेक्स्ट, वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अगन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो गाय के लिए, गाय पशु के लिए अगन्या शब्द प्रयुक्त किया गया था। और अगन्या शब्द का अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका वध न किया जा सके। गाय बहुत ज़्यादा पवित्र थी इन लोगों के लिए, ये गाय का वध बिल्कुल भी नहीं करते थे वैदिक काल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्रों का उल्लेख किस वेद में होता है? किस वेद में मिलता है? यज्ञों का वेद या कर्मकांडों का वेद आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? वो है यजुर्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यजुर्वेद से संबंधित, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद, एकमात्र वेद है ये। बाकी सभी वेद ज़्यादातर पद्य में लिखे गए हैं। पद्य और गद्य मतलब यानी कविता और कहानी दोनों के रूप में इसको लिखा गया है, कविता के रूप में भी और कहानी के रूप में भी। किसको? यजुर्वेद को। वैदिक काल में राजा को परामर्श देने हेतु 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी? और इसका वर्णन किसमें? अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी उस टाइम, और ये राजा को परामर्श देती थी और सारे निर्णय बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी उस समय। आज की संसद की तरह सभा और समिति उस टाइम थी। सभा में कौन कौन शामिल रहता था? इसमें मुख्य अधिकारी और विद्वान लोग, इनकी बैठक होती थी सभा। और आम जनता के सदस्यों का संगठन था समिति। आम लोगों के, जनता के सदस्यों का संगठन समिति था। सभा और समिति की शक्तियाँ क्या क्या थी? राजा को पदच्युत करना और निर्वाचित करना। राजा को पद से भी हटा सकती थी, बहुत ज़्यादा पावर थी इनके पास, और उसको निर्वाचित भी कर सकती थी। राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाना, राजा यदि कुछ गलत कर रहा है तो उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाते थी सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन, यह वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में। वैदिक काल में बंजर भूमि क्या कहलाती थी? बंजर भूमि को कहते थे खिल्ले, खिल्ले भूमि बोलते थे। उपजाऊ भूमि को क्या बोलते थे? उर्वरा कहा जाता था। वैदिक युग में पणि शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए होता था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पणि शब्द का प्रयोग होता था उस समय व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापारी धनी व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी प्रमुख थे, व्यापारी प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जबकि इस सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। पशुपालन पहले और कृषि बाद में, यानी सबसे मेन पशुपालन हो गया इस सभ्यता का। सबसे प्राचीन नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद, सबसे बाद में लिखा गया वेद है अथर्ववेद, RYSA। इस ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्रम वाइज वेदांत कहलाते हैं। वेदांत उपनिषद क्या है? इनको वेदांत भी बोल देते हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? कुल 108 उपनिषद हैं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऋग्वेद में वर्णित है ये 1400 ईसा
पूर्व की 1400 ईसा पूर्व के आसपास में ये लड़ा गया था। कौन सी नदी के तट पर? रावी। रावी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? पुरुषनी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। और राजा सुदास ने इस युद्ध में भाग लिया था। और इसका सोर्स क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से इस युद्ध के बारे में पता चलता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस सभ्यता के जो लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग, वो क्या थे? आर्य कहलाते हैं। और आर्यों का इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। तो पशुपालन इनका यानी एनिमल हस्बेंड्री ये प्रमुख था। एग्रीकल्चर उसके बाद में सबसे मेन था इनका पशुपालन ही था। गायों को पालते थे ये लोग। और उनका भोजन, इनका मुख्य भोजन यदि आपसे पूछ लिया जाए मुख्य भोजन क्या है? दूध और उससे के बने पदार्थ यानी पशुओं से मिलने वाले प्रोडक्ट ही। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। संगीत का आदि ग्रंथ ये निकनेम किस वेद को दिया जाता है? इसका एक और नाम है संगीत का वेद, ये है श्याम वेद। इस वेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। आर्य लोग मध्य एशिया से आकर सबसे पहले किस क्षेत्र में आकर बसे थे? पंजाब में। पंजाब को उस समय सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता था। सबसे पहले भारत के पंजाब में आकर बसे थे ये लोग। अब उत्तर वैदिक काल की बातें हो रही। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? कुछ लोग ऐसे होते थे जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे। ब्राह्मणों के विरोध के फलस्वरूप ही ब्राह्मणों का विरोध करने वाले लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उस समय इसके बाद में स्थापना की थी। श्रमण इनको बोला जाता था। श्रमण इन लोगों को बोलते थे। वैदिक गणित की महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र इसका महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद बहुत ही बड़ा है। ऋग्वेद में कुल 10,522 श्लोक हैं, 10 मंडल हैं, 10,522 श्लोक हैं, 10,28 सूक्त हैं। ऋग्वेद में बहुत ही बड़ा वेद है ये। अथर्ववेद तो ज़्यादातर ऋग्वेद से ही लिया गया है। जादू का जो वेद है अथर्ववेद वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और किस देवता? सूर्य देवता से संबंधित एक देवी है सावित्री, इनको संबोधित है ये। और इसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, जिस वेद में औषधि प्रयोग यानी आयुर्वेद से संबंधित वेद है ये, रोग निवारण, जंत्र पंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन मिलता है, वो वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और इसको जादू टोना का वेद भी बोलते हैं, जंत्र मंत्र का वेद बोलते हैं इसको, औषधि का वेद, आयुर्वेद का वेद भी बोलते हैं इसको, अथर्ववेद को। ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख देवता कौन से थे? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 3 प्रमुख देवता हैं, इंद्र, अग्नि और सोम। ये इनके 3 प्रमुख देवता हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल जो है, कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, उनमें से 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। वैदिक काल में जौ की जो फसल थी, जौ बहुत ही प्राचीन काल से उगाया जाता है। सबसे पहले जौ ही उगाया गया था, गेहूं और चावल से पहले। जौ के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? यव शब्द का प्रयोग होता था उसमें। चावल व गेहूं से भी प्राचीन अनाज कौन सा है? जौ है। चावल कहलाता था उस समय विरही, चावल को विरही बोलते थे। आदि काव्य किसका निकनेम है? रामायण का निकनेम है आदि काव्य। इसको आदि काव्य बोला जाता है। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के रचनाकार कौन है? ये आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बहुत सी डिफरेंस मैंने बताए हैं, तो कुछ एक और बता देता हूँ। ये जो हड़प्पा सभ्यता थे ये आद्य ऐतिहासिक युग की थी। जो वैदिक सभ्यता है ये ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज था, और वैदिक सभ्यता में इसका बिल्कुल उल्टा, पितृसत्तात्मक समाज यानी पिता की सत्ता चलती थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता के दौरान मात्र देवी की वो लोग पूजा करते थे, और माता की परिवार में भी माता की चलती थी।
किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो वेद त्रयी कौन से वेद कहलाते हैं? अथर्ववेद को छोड़कर। RYS में ए ऋषा जो ट्रिक मैंने शुरू में बताई थी उसमें ए को छोड़ दो, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी वेद वेद त्रयी कहलाते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, UPPCS के एग्जाम में। त्रयी भी पूछा जा सकता है, त्रयी क्या है? तो त्रयी क्या है? 3 वेदों का समूह है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। इसमें नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। इनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ये चर्चा करते हैं, नचिकेता और यम। यम यमराज भगवान है और नचिकेता एक साधारण बच्चा है। वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? वैदिक काल के दौरान राजा अपनी प्रजा से कर वसूलते थे, उसको बलि बोला जाता था, बलि के रूप में लेते थे वो। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, तो प्रमुख भोजन भी उनसे प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स ही होंगे। दूध और उनके इसके उत्पाद इनका प्रमुख भोजन था। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास ने इसको लिखा था। तो वेद व्यास ने इसकी रचना की थी और लेखन का कार्य गणेश जी ने किया था। ये पॉइंट याद रखिए, गणेश जी ने महाभारत के लेखन का कार्य किया था। वेद व्यास बोलते गए थे और गणेश जी लिख रहे थे। जय संहिता इसका रियल मूल नाम है, प्राचीन नाम है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इस वेद को जादू टोने का वेद भी बोलते हैं, तंत्र मंत्र का वेद भी बोलते हैं, औषधि का वेद भी बोलते हैं। इस वेद का नाम है सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद। अथर्वा का मीनिंग होता है पवित्र जादू। तो ये सब विशेषताएं थी इस वेद की और इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यजुर्वेद जो है उसको यज्ञ और कर्मकांडों का वेद कौन सा कहलाता है? यजुर्वेद। संगीत का वेद कौन सा कहलाता है? सामवेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? ऋग्वेद। अब ये प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन आ गए, इनके आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता CGL में पूछा हुआ इंद्र है। सबसे प्रमुख 250 बार उल्लेख हुआ है इसका, ये पॉइंट भी पूछा गया है एग्जाम्स में। 250 बार इसके नाम का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो इसका सबसे प्रमुख देवता कौन हो गया? इंद्र हो गया। खालिस्तान को छोड़कर सभी वैदिक पंथ के प्रमुख देवता हैं, तो कौन सा नहीं है इनमें वैदिक पंथ का देवता? दुर्गा नहीं है, अग्नि है, इंद्र है, सोम है। ये देवताओं के नाम आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन कौन से देवता थे? पृथ्वी था, अग्नि था, इंद्र था, सोम था, प्रकृति के पुजारी थे ये, बृहस्पति था, रुद्र था, रुद्र ये शिव का रूप था, वरुण था, नदियाँ थी, उषा था। उत्तर वैदिक काल के दौरान इनके देवता कुछ चेंज हो गए थे। ये प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इनको ज़्यादा मानने लग गए थे। अगला प्रश्न CGL में पूछा हुआ, निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? इसी नदी के तट पर 10 राज युद्ध भी इसी नदी के तट पर हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध। कौन सी नदी है? रावी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। और इस सभ्यता के लोगों की सबसे पवित्र नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? वो भी सरस्वती नदी ही थी। सरस्वती का ज़्यादातर क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ता है, हरियाणा में, और कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी और पंजाब में भी पड़ता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में कॉन्सेंट्रेटेड है ये नदी। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का बनता है? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन शामिल है? तो उत्तर वैदिक काल 3 वेदों को मिलाकर बनाया गया है, RYSA।
ये ऋषा ट्रिक है चारों वेदों का क्रम से सबसे पहले लिखे गए वेद में। आर को हटा दीजिए, ऋग्वैदिक काल क्योंकि पहले आ चुका है, आर से ऋग्वेद बन जाता है। तो वाई से यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये तीनों वेद किस में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। YSA, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों आ गए। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान क्या था? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान तो ये पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट हो गए थे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, उत्तर वैदिक काल के लास्ट में। उससे पहले ये सरस्वती और सिंधु नदियों के आसपास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे ये लोग, आर्य लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? SSC MTS में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। इसमें सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है, सबसे बड़ा वेद क्योंकि यही है, सबसे पहले लिखा गया वेद यही है। ऋग्वैदिक काल की तो सारी जानकारी इसी से मिलती है। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत है। प्रारंभिक की यानी ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पर। इसका एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। उस टाइम पे ऋग्वेद ही लिखा गया था सबसे पहले। वैदिक काल में बच्चे कहाँ पर पढ़ते थे? कहाँ पर पढ़ने जाते थे? गुरुकुलों में पढ़ते थे वैदिक काल के दौरान। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के आसपास विकसित हुई, जो अब हरियाणा और पंजाब में है। कौन सी नदी के आसपास विकसित हुई? सरस्वती नदी के आसपास। तो ये मेन क्षेत्र इसका सरस्वती नदी था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बोला गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित, सबसे ज़्यादा वर्नाम किस नदी का आता है? सिंधु नदी का। सिंधु प्राचीन नदी है, इसी के इंग्लिश में नाम है इंडस। इसी इंडस नाम से ही इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई है। भारत का नाम इंडिया इसी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो जैसे स्थल इसी नदी के तट पर था, सिंधु घाटी सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति में इन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंच महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जा सकता था? गृहस्थ तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुत्री के को वो अच्छा नहीं मानते थे, पुत्री के लिए यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वो जरूरी यज्ञ करते थे, लेकिन पुत्री के लिए नहीं करते थे। वैदिक काल में चतुराश्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द पारिवारिक जीवन काल से संबंधित है? पारिवारिक जीवन काल से संबंधित कौन सा है? गृहस्थ। गृहस्थ का पीरियड होता है 25 से 50 वर्ष के बीच में गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। चतुराश्रम ये बताए गए हैं। सबसे पहला आश्रम बताया गया है यहाँ पर ब्रह्मचर्य। 0 से 25 वर्ष के बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके बाद का टाइम पीरियड है गृहस्थ। टाइम पीरियड है 25 से 50 वर्ष के बीच का। उसके बाद का टाइम पीरियड है वानप्रस्थ। जंगल में रहकर वानप्रस्थ करना रहता था 50 से 75 साल के बीच में। और सबसे लास्ट में होता था 75 से 100 के बीच में संन्यास लेते थे। इसमें गृहस्थ को सबका पालक बताया गया है। बाकी जो सभी अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचारियों को रोटी कौन देता था? गृहस्थी देता था। वानप्रस्थ को भी, संन्यास को भी, तो इसी से मिलता था सभी को। ये सबसे कठिन अवस्था, सबसे जरूरी अवस्था बताई गई है। किसे बाद में वैदिक काल में हल के स्वामी की उपाधि दी गई थी? बाद के वैदिक काल में हल की स्वामी की उपाधि किसको दी गई थी? इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, काफ़ी सारे उपनाम, किलों का विध्वंसक यानी पुरंदर, और बहुत सी उपाधियां इसको मिली हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस चैनल पर कुल 80 वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। इनमें से 25-30 वीडियोज़ ट्रिक के हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। और एक स्थल के बारे में सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में, तो उनका वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।